सुनील सर की कक्षा में आपका स्वागत है। रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसका पहला भाग वीडियो का पहले ही आपके पास भेजा जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और अगर आपको बार बार ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा सकते हैं, ताकि जैसे ही आप मैं अपने ग्रुप पे आपसे जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल डालूं आप उसको पढ़ सकें। रोम साम्राज्य का हृदय। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग हुए थे, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। यानी भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता था, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो और मानचित्र में बताया था, आपको मैप भी दिखाया था। यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। जी हाँ, अगर ये पूछा जाए ना रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता, तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में था। रोम साम्राज्य का जो विस्तार था भूमध्य सागर और उत्तर दक्षिण भूमध्य सागर के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में स्थित था, और इसके पश्चिम की ओर भी इसका विस्तार था। सभी देशों पर जो है रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व था, अधिकार था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा निर्धारण 2 महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। यानी उत्तर में राइन और डैन्यूब से लेकर दक्षिण में जो है सहारा रेगिस्तान जो है वहाँ तक आपका रोमन साम्राज्य फैला था। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा राइन और डैन्यूब नदियाँ निर्धारित करती थी, दक्षिणी सीमा सहारा रेगिस्तान बनाता था। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों के बीच भूमध्य सागर था, जो पश्चिम में स्पेन और पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य का जो स्रोत है सामग्री, जिससे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है कि यानी रोमन साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है उसके हमारे पास अब 3 स्रोत उपलब्ध हैं। इसमें सबसे पहला पाठ्य सामग्री, यानी जो पढ़ने योग्य है, जिसमें पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, यानी वो अभिलेख जो कहीं भी ताम्रपत्रों पर या शिलालेखों पर खुदे हुए हैं। तीसरा है भौतिक अवशेष, विभिन्न बिल्डिंगें और जो मंदिर वगैरह हैं उनके भौतिक अवशेष हैं, जिसमें कॉलेजियम वगैरह भी शामिल है। वर्ष वृत्तांत, एनाल्स, रोम में समकालीन व्यक्तियों द्वारा उस काल का प्रतिवर्ष लिखा जाने वाला वृत्तांत वर्ष वृत्तांत कहलाता था। पेपराइस, पेपराइस एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता, और हजारों की संख्या में संविदा पत्र है, लेख है, संवाद पत्र है और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपराइस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। रोमन साम्राज्य 2 भागों में बांटा था, 2 चरणों में बांटा गया था। एक तो पूर्ववर्ती चरण यानी पहले का चरण, और एक प्रवर्ती का मतलब होता बाद का चरण। पूर्ववर्ती जो चरण है 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती कहा जाता है। यानी रोमन साम्राज्य की शुरुआत से लेके और 3री शताब्दी तक का जो भाग है वो पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता है, और 3री शताब्दी के बाद का जो काल है वो परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में कुछ अंतर थे। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पर भाषाएं, कल्चर, संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा, जलवायु और इससे जुड़े हुए जो हैं विविधताएं ज़्यादा थी, जबकि ईरान में इतनी ज़्यादा विविधताएं या अनेकता नहीं थी। क्षेत्र और संस्कृतियाँ सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रशासन में भाषा का प्रयोग, देखो मुख्य रूप से जो है उस समय 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, लातिनी या लैटिन भाषा और यूनानी या ग्रीक भाषा। आप भी देखते हो कि हमारे बार बार कई शब्द आते हैं, हम कहते हैं कि ये लैटिन भाषा से लिया गया या लातिन भाषा से लिया गया या ये यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया। जैसे मेसोपोटामिया का शब्द भी था मेसोपोटास, है ना। तो ये जो भाषाओं का प्रयोग हुआ था प्रारंभ यहीं हुआ था। प्रिंसिपेट, जी हाँ, प्रिंसिपेट बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। जो प्रथम सम्राट था रोमन साम्राज्य का ऑगस्टस, उसने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। प्रिंसिपेट। सेनेट,
सेनेट वह निकाय था जिसे उन दिनों में, जब रोम में एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र यानी लोगों के समूह का शासन था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। सेनेट एक संस्था का नाम था जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों के यानी मुख्यतः रोम के जो है धनी परिवारों के लोग शामिल होते थे, वही यहाँ प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते थे। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज कानून यूनानी और लैटिन भाषा में लिखी गई हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई थी। यानी जो अभिजात वर्ग है वो लेखन का भी कार्य करता था। रोम की जो सेना थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। जी हाँ, जब इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण हो रहा तो वहाँ सेना भी जरूर होगी। उसकी क्या विशेषताएं थी? रोम की सेना एक व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल सेना थी, यानी उनका काम सिर्फ सेना का ही कार्य था, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक सैनिक को नगद वेतन दिया जाता और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती। यानी एक बार अगर आप सेना में चले गए तो आपको 25 साल तक सेवा करनी पड़ेगी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था, यानी ये सबसे बड़ा निकाय, सबसे बड़ा जो कम्युनिटी थी, जिसमें चौथी शताब्दी तक लगभग 6 लाख सैनिक थे। यानी 6 लाख सैनिक, देखना कितनी बड़ी सेना थी रोमन साम्राज्य के पास। उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी, यानी सेना के द्वारा ही तय होता कि कौन सम्राट बनेगा। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस होते तो आंदोलन कर देते थे और सैनिक विद्रोह कर देते थे। अगर उनको कम वेतन मिलता, वो या अपने सेनापति या राजा से नाराज होते तो विद्रोह कर देते थे। अगस्टक का शासनकाल। ऑक्टिवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट वह अपने आपको अगस्टक कहलाता, यानी ऑक्टिवियन और अगस्टस आपके पास नाम आए तो दोनों एक ही हैं। ये रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। बार बार आपके एग्जाम में आता है, रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? अगस्टस था। जो रोम का प्रथम सम्राट बना, उसे 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अगस्टक का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात संभव हो पाया था। गृह युद्ध। गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष होता है। जब एक देश के अंदर ही दो गुट आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है। रोम साम्राज्य का फैलाव। आज का जो रोमन अधिकांश यूरोप है, पश्चिमी एशिया है और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है, उस समय के रोमन साम्राज्य का भाग था। रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी ये हो ही गया था। ड्रेसल एम्फोरा के बारे में आपको पिछले जो भागों में बता दिया था। ड्रेसल क्या था? ये स्पेन से जो जैतून के तेल होते थे उसको कंटेनरों में ले जाया जाता। एम्फोरा तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती उनको एम्फोरा कहा जाता था, यानी ये जो हैं तेल या शराब ढोने के बर्तन होते थे एम्फोरा। और प्रारंभिक समाज में जो श्रेणियां थी, सेनेटर थे, अश्वारोही थे, अभिजात वर्ग था, पूर्ण निमंत्रण वर्ग था और दास थे। प्रवर्ती काल में जो बाद का काल है उसमें समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, जबकि प्रारंभिक समय में समाज जो है वो 4 या 5 श्रेणियों में बटा था। रोमन साम्राज्य में जो है ईसाई धर्म का जो प्रचार और प्रसार सबसे पहले शुरू किया था 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो है ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित किया था। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य में 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व यानी अगस्टक जब तक सम्राट बना उस तक का काल जो है गणतंत्र व्यवस्था का काल प्रारंभिक काल कहलाता है। और जब प्रथम सम्राट अगस्टक, जी हाँ अगस्टस जो था पहला सम्राट बन गया 27 ईस्वी पूर्व में, तो गणतंत्र व्यवस्था को उसने पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया और उसका राज्य जो है प्रिंसिपेट कहलाया। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अब आप आगे देखोगे प्रथम और दूसरी शताब्दियां थी रोमन साहित्य में, रोमन के इतिहास में जो है समृद्धि और साहित्य का जो है विकास हुआ, आर्थिक विकास भी हुआ। तीसरी जो शताब्दी थी संकट का काल था, क्योंकि यहाँ जो है विदेशियों ने आक्रमण कर दिए, ईरानी लोगों ने आक्रमण कर दिए। इससे में 47 वर्षों में 25 रोमन सम्राट हुए। रोमन साम्राज्य लिंग और साक्षरता के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो और तीसरी शताब्दी का संकट के बारे में भी पढ़ चुके हो, क्योंकि हमने पिछले इसमें वीडियो में पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा हो वो पिछला वीडियो देख सकता है। रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विकास है ये देख लेते हैं।
रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था वो काफ़ी मजबूत था, यानी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट भट्ठे, जैतून का तेल कारखाने अत्यधिक मात्रा में रोमन साम्राज्य में फैले हुए थे। उर्वरता के कारण यानी उपजाऊ भूमि के कारण असाधारण रूप से जो है फसलों की अधिक पैदावार होती थी, और जो उनका वाणिज्यिक और बैंकिंग सिस्टम था वो बहुत डेवलप था, विकसित था, और धन का भी खूब प्रयोग, मुद्रा का भी खूब प्रयोग होता था। और तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती है उनको एम्फोरा कहा जाता, और स्पेन से जो जैतून का तेल लाया जाता उसको ड्रेसल 20 नाम दिया गया। श्रमिकों पर नियंत्रण, दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली थी। इटली में 75 लाख आबादी में से 30 लाख दास थे। दासों को जो है एक पूंजी निवेश का दर्जा दिया गया था, यानी उनको खरीदा बेचा जा सकता था। इसके अलावा जो दासों में यहाँ एक और ख़ास बात देखी गई, रोमन साम्राज्य के जो गुलाम थे उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता कि गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी प्रथा थी कि जिसके अंतर्गत दासियों तथा उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता कि उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बने, यानी दासों को कहा जाता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, और जिससे क्या हो कि उनके और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा दास होंगे, यानी इससे दास प्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दासों की संख्या भी बढ़ेगी। दास श्रमिकों के साथ कुछ समस्याएं भी थी। रोम में जो सरकारी निर्माण कार्यों पर है स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता, क्योंकि दास श्रम का बहुत अधिक प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। दूसरा, भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते, जिससे इन गुलाम श्रमिकों की रखने की लागत बढ़ जाती। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे, लेकिन उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंध की विशेषताएं क्या थी? दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा कि धीरे धीरे जब दास श्रम महंगा क्यों होने लगा भाई, एक तो उनको खाने पीने का प्रबंध करना पड़ा, उनके लिए बेड़ियों का प्रबंध, उनको लाने का ले जाने का प्रबंध, और फिर दास इतना काम भी नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे उनके काम करने की क्षमता भी कम होती गई, और जब दास बूढ़े हो जाते तो वहाँ भी समस्या आती। तो इससे क्या हुआ कि दास श्रम जो है महंगा होने लगा। इसके अलावा इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंध के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मालिक गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। अब कई तो क्या होता है कि गुलाम जो मुक्त हुए ना उनको पूरे का पूरा अपना सारी संपत्ति उनको सौंप देते थे। इस प्रकार जो है श्रमिकों का वहाँ विशेषताएं थी, श्रम विभाजन था रोमन साम्राज्य का। अब एक्वाइट्स क्या थे? जी हाँ, एक्वाइट्स, इसको अश्व आरोही भी कहते हैं। अश्व का मतलब है घोड़ा, आरोह का मतलब है चढ़ना, यानी जो रोमन साम्राज्य की घुड़सवार सेना थी उसको अश्वारोही या अश्वारोही नाइट वर्क कहा जाता था। इंग्लिश में इनको एक्वाइट्स कहा जाता है। ये जो है परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। जी हाँ, अभिजात वर्ग के बाद यही जो वर्ग है वो ज़्यादा शक्तिशाली भी था और पैसे वाला भी था, पावर भी थी और पैसा भी था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार की संपत्ति थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए उन्हें एक्वाइट्स कहा जाता। यानी वो घुड़सवार सेना में क्यों भर्ती होते हैं? उनकी परिवार की संपत्ति के कारण। अश्वारोही जो नाइट थे उसकी विशेषता क्या थी? सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, यानी ये जो अश्वारोही सैनिक थे ये ज़्यादातर क्या थे? नाइट जमींदार थे। नाइट का क्या मतलब होता है? योद्धा। ये सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी, साहूकार भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। यानी जो अश्वारोही सैनिक थे या इक्वाइट्स थे वो व्यापार भी करते थे। इन्हें जनता में जो है बहुत सम्मानीय माना जाता था, बहुत आदर प्राप्त था, जिनका संबंध महान घरानों से था। डिनारियस और सोलिडस में क्या अंतर होता है? डिनारियस जो है रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, यानी रोमन साम्राज्य की चांदी की मुद्रा जो है वो डिनारियस कहलाती थी, जो 4.5 ग्राम का शुद्ध चांदी की होती थी। जबकि सॉलिड कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया सिक्का था जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना होता है। यानी डिनारियस चांदी का सिक्का, सोलिडियस जो है सोने का सिक्का। डिनारियस जो है रोमन साम्राज्य से संबंधित था और सोलिडस जो है बाद में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया। पेपराइस के बारे में आपको बता ही दिया गया है। प्रवर्ती काल के बारे में आपको बता दिया गया है।
कि प्रवर्ती काल क्या है, कि यानी बाद का काल क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी। 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक रोमन इतिहास को प्रवर्ती यानी बाद का पूरा काल कहा जाता है। यह काल डायोक्लोसियन या कंस्टेंटाइन का शासनकाल माना जाता है। इस काल का कंस्टेंटाइन प्रमुख शासक था। इस काल की मुख्य विशेषताएं थी, विस्तार नीति जो है त्याग दी गई, यानी रोमन साम्राज्य का जो लगातार विस्तार किया जा रहा था, नए नए क्षेत्र जीते जा रहे थे, उसको त्याग दिया गया। अब नए सिरे से जो प्रांतों का गठन किया गया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया गया, कि अगर व्यापार वगैरह करना है वो अलग लोग करेंगे और सैनिक कार्य अलग लोग करेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो साम्राज्य के बारे में हमने विविध विशेषताएं थी उनका पढ़ा। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।